आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे 27 साल के यंग प्रोफेशनल की जो 14,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं और सोच रहे हैं कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे शुरू करें। और दिवाली से बेहतर क्या मौका है ये चीज शुरू करने का। अगर आप भी सिमिलर सिचुएशन में हैं या आपकी सैलरी भी 12,000 से 20,000 के बीच है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज हम सीखेंगे कि सिर्फ 500 रुपए के इन्वेस्टमेंट से कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं अपने निवेश की। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है इस एज पर। मैरिज के लिए पैसे सेव करने की प्लानिंग, जी आप भी कर सकते हैं शादी के लिए पैसे सेव, क्योंकि ये सिर्फ आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर टिंग से प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने सवाल भेजा है उनसे मिलते हैं। नीट SSR 14, 27 ईयर्स के हैं, अनमैरिड हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं। सैलरी है 14,000 रुपए पर मंथ, हेल्थ इंश्योरेंस 0, टर्म इंश्योरेंस 0, इन्वेस्टमेंट निल बटा सन्नाटा। सबसे पहला सवाल है कि वो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए हर महीने कितना बचा सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपने खर्चे का कोई डिटेल नहीं दिया है, तो कुछ चीजें हमें यहां पर अज्यूम करनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि घर का खर्चा, रेंट शायद ना दे रहे हो या फिर दे भी रहे हो, तो रेंट और घर के खर्चे में जो कंट्रीब्यूशन है वो 3,000 से 4,000 है। पर्सनल एक्सपेंस में जैसे कि ट्रैवल है, मोबाइल है, इंटरनेट वगैरह वगैरह के 3,000 से 4,000 के खर्चे। डिस्क्रिशनरी मतलब मूवी, शॉपिंग, फ्रेंड्स के साथ 2,000 से 3,000 का खर्च। टोटल एक्सपेंसेस लोअर एंड पर 8,000, हायर एंड पर 11,000, मतलब इनके पास बच सकता है 3,000 से 6,000 रुपए पर मंथ। ध्यान दें कि ये एजम्पशन है हमारी प्लानिंग के लिए। ओके, अब सवाल ये है कि इस पैसे का वो क्या करें जो बचता है। सब कुछ इन्वेस्ट कर दें, और करें तो फिर कहां इन्वेस्ट करें। और बड़ा सवाल कि क्या सबसे पहले इंश्योरेंस लें। तो आज हम ये सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है आपके लिए टर्म इंश्योरेंस। आप पूछोगे यंग है क्यों जरूरी है। ठीक है, शादी नहीं हुई है और उस तरह की कोई फाइनेंशियल जिम्मेदारी अभी आप पर नहीं है, लेकिन पेरेंट्स को अगर हेल्प कर रहे हैं घर खर्च में, या फिर पेरेंट्स के लिए कुछ सोचा है कि उन्हें कुछ बड़ा देना है, कंफर्टेबल लाइफ देनी है, और भगवान न करे आपको कुछ हो गया, तो आपके पेरेंट्स को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलेगा आपके इस टर्म प्लान से। आप 27 साल के हैं, प्रीमियम अभी सस्ता मिलेगा आपको। आगे एज बढ़ेगी तो प्रीमियम 2x 3x हो जाएगा। कितना कवर आपको लेना चाहिए? मिनिमम अभी 25 से 30 लाख का, मतलब 14,000 महीने के हिसाब से कम 10-15 साल की कमाई का कवर होना चाहिए। ये आपके पेरेंट्स के लिए उनके आगे के कई सालों के लिए सपोर्ट बनेगा, 5, 7, 8 सालों के लिए। कितना कॉस्ट पड़ेगा आपको? 4,000 से 6,000 रुपए पर एनम का मैक्स कॉस्ट पड़ेगा, मतलब 500 से 600 रुपए पर मंथ का। किस कंपनी का ले? पुरानी और स्टैब्लिश्ड कंपनी, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, हो सके तो किसी एजेंट के जरिए ले। रिकमेंडेशंस नहीं है, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं आपको। आपके ना रहने के हालात में क्लेम दिलवाने में ये जो एजेंट है वो काफी मदद करते हैं। टर्म प्लान लेने के पहले हालांकि अलग अलग प्लान को ऑनलाइन कंपेयर जरूर कर लीजिए और मेडिकल टेस्ट करवाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल से आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिल सकता है। फिर आता है हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन यहां पर एक टिप है आपके लिए। सबसे पहले आपको चेक करना है कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं उसमें से कुछ आपको वहां पर आप ले सकते हैं कि नहीं। जैसे आयुष्मान भारत, यहां पर आपको अप टू 5 लाख का पर फैमिली फ्री कवर मिल सकता है, लेकिन आपको एक बार एलिजिबिलिटी वहां पर चेक करनी होगी। एलिजिबिलिटी के लिए जो क्राइटेरियाज हैं वो आप अगर चाहिए तो व्हाट्सएप कीजिए या फिर कमेंट कीजिए, मैं शेयर कर दूंगी, वो लंबी लिस्ट है। दूसरी बात, जहां पे आप काम कर रहे हैं जिस कंपनी में, तो एम्प्लॉयर का कवरेज पता करें, चेक करें कंपनी में ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं, जो शायद होगा। बहुत कंपनीज 2 से 5 लाख का कवरेज देती है और उसमें पेरेंट्स के लिए भी कवर लेने का ऑप्शन होता है। तो अगर वो ऑप्शन है तो पेरेंट्स के लिए अलग से कवर जरूर ले लीजिए। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि अगर आपके पास पैसे टाइट है ईयर 1 में, क्योंकि हम तो अपने एजम्पशन से काम कर रहे हैं, आपका एक्चुअल सिचुएशन क्या है ये आप जानते हैं, तो अगर थोड़े टाइट है मामला पैसे को लेकर, तो हेल्थ इंश्योरेंस को आप दूसरे साल के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। उसके पहले आपको इमरजेंसी फंड बनाना होगा 10 से 20,000 रुपए का। शुरू में हमने अज्यूम किया कि आपके पास 3 से 6,000 बच रहे हैं, और फिर अगर आप टर्म प्लान लेते हैं तो हर महीने 500 से 600 का प्रीमियम जाएगा, लेकिन फिर भी आपके पास पैसे बचेंगे। उस पैसे जो बच रहे हैं उसमें से अधिकतर पैसे आप 4-5 महीने जोड़कर एक इमरजेंसी फंड बना लीजिए, लेकिन कम से कम 500 रुपए आप अलग कर दीजिए उसमें से। क्यों? क्योंकि इससे आप अपना इन्वेस्टमेंट का सफर, जर्नी शुरू करेंगे।
अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। स्टार्ट विथ जस्ट 500 रुपीज पर मंथ। स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करें क्योंकि पहले हमें हैबिट बनानी है, आदत बनानी है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही जरूरी। लेकिन सवाल ये भी आया कि 500 को इन्वेस्ट कहां करें। देखिए, इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट फॉर बिगनर्स। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, ये सब आप चेक कीजिए। लो कॉस्ट है, ये डाइवर्सिफाइड है, सिंपल है। कुछ नाम, HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निपॉन इंडिया निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इस तरह के इंडेक्स फंड आप चेक कर सकते हैं। सबका ट्रैकिंग एरर चेक कर लीजिए, जिसमें कम रहेगा उसको चुनिएगा। ये रिकमेंडेशंस नहीं है, लेकिन एक डायरेक्शन तो आपको देना होगा ना हमें, नहीं तो आप शुरुआत कैसे करेंगे। आप शायद शुरुआत कर ले स्मॉल कैप से, फिर उठापटक होगी उसमें, फिर आप डर जाएंगे, फिर भग जाएंगे। कैसे करेंगे इन्वेस्टमेंट? हियर नाउ आई स्ट्रांगली फील कि एकदम नए इन्वेस्टर हैं तो किसी भरोसेमंद डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए इन्वेस्ट करें। लेकिन मसला यह है कि भरोसेमंद डिस्ट्रीब्यूटर की जो तलाश है वो एक बहुत ही मुश्किल काम है, और क्योंकि इंडेक्स फंड से शुरुआत कर रहे हैं तो इसलिए खुद से शुरुआत की जा सकती है। तो किसी म्यूचुअल फंड ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, MF सेंट्रल है, ग्रो है, ET मनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। KYC कंप्लीट करें आधार प्लस पैन के आधार पर। KYC करने का तरीका भी आपको यहां पर हम बताते हैं क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं ये काम। मेरा पर्सनल फेवरेट जो ऐप है वो MF सेंट्रल है, वहां पर कैसे काम करता है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आपको गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर पर आपको वहां डाउनलोड करना पड़ेगा MF सेंट्रल। आप डाउनलोड करने के बाद ऐप खोलिए, अपना पैन और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर करना होगा। फिर आपको एक OTP मिलेगा, उसे डालकर लॉगिन को आपको ऑथेंटिकेट करना है। लॉगिन के बाद होम स्क्रीन पर KYC स्टेटस /अपडेट KYC सेक्शन खोलें। अगर आपकी KYC इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट KYC या फिर डू eKYC नाउ जैसा विकल्प आपको दिखेगा। आधार बेस्ड eKYC चुने जो रेकमेंडेड है, या फिर पैन प्लस डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस चुने। आधार बेस्ड eKYC आमतौर पर कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाता है। अपना पैन, पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहां पर आपको डालनी होगी, जिससे आपका आगे का इन्वेस्टमेंट कनेक्टेड होगा। आधार बेस्ड KYC में सिस्टम UIDAI से डेटा अपने आप फेच कर लेता है। पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ यानी आधार या फिर पासपोर्ट या फिर वोटर ID कार्ड की एक साफ फोटो अपलोड करें। एक सेल्फी फोटो ले, ऐसे वाली अच्छी सी, और फिर उसको अपलोड कर दीजिए। सादे सफेद व्हाइट पेपर पर एक सिग्नेचर करके उसकी फोटो अपलोड करें। अपना आधार नंबर दर्ज करें और कंसेंट स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, और आधार लिंक्ड मोबाइल पर OTP आएगा, उसे डालकर आपको वेरीफाई करना है। ऑटो फिल्ड डिटेल जैसे नाम, पता, जेंडर, ये सब चेक कर लीजिए। डिक्लेरेशंस एक्सेप्ट करें और फॉर्म सबमिट करें। आपकी जानकारी सेबी रजिस्टर्ड KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसीज जैसे कैम्प्स, KRA या फिर KFinTech KRA से वैलिडेट होती है। 1 से 3 वर्किंग डेज में स्टेटस KYC रजिस्टर्ड या KYC वैलिडेटेड में बदल जाता है। MF सेंट्रल ऐप में कभी भी KYC स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। वैलिडेशन के बाद आप तैयार हैं किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस में आसानी से इन्वेस्ट करने के लिए। तो जब KYC हो गया है तो 500 का मंथली SIP स्टार्ट करें। ठीक है, अब आगे बढ़े। ये फर्स्ट ईयर का बता दिया आपको। ईयर 1 से 2 में जब हम जा रहे हैं तो क्या करना है। यहां पर चाहिए टोटल कमिटमेंट। कुछ भी हो जाए, निवेश रुकना नहीं चाहिए। टर्म इंश्योरेंस चल रहा है, प्रीमियम जा रही है 500, इन्वेस्टमेंट है 500 का। हेल्थ अगर आप फर्स्ट ईयर में ले रहे हैं तो 500 से 700 का आपको प्रीमियम जाएगा। टोटल 1000 से 1700 रुपए पर मंथ। ये मैनेजेबल है 14,000 की सैलरी में। तो आपकी सैलरी कम नहीं है, कितनी भी है कम नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं अब कि अब 2 साल बीत चुके हैं निवेश को, हम हैं तीसरे साल में। ये एज्यूम करते हैं कि 2-3 साल में आपकी सैलरी बढ़ गई है, जॉब स्विच किया है, प्रमोशन मिला है या इंक्रीमेंट मिला है, आप कमा रहे हैं अब 18,000 से 22,000, 22,000 पर मंथ। क्या करें? रूल ऑफ थंब, जब सैलरी बढ़ती है तो अपनी सेविंग्स बढ़ानी होती है। रिवाइज्ड एलोकेशन कैसा होगा? टर्म इंश्योरेंस 500 सेम है, वहां पे तो प्रीमियम लॉक्ड है आपका। हेल्थ इंश्योरेंस 700 अगर पहले नहीं लिया था तो अभी लेने का टाइम है। SIP अब बढ़ के आपकी 1000 से 1500, इंक्रीज फ्रॉम 500। इमरजेंसी फंड पहले था 10,000 का, अब उसको थोड़ा बढ़ाइए, कोशिश कीजिए कि वो 50,000 तक
हो जाए, उतना टारगेट रखिए। टोटल 2700 से 3700 पर मंथ, 2700 से 3700 पर मंथ। अगर नहीं पता है कि इमरजेंसी फंड क्या है और क्यों जरूरी है तो सुन लीजिए, ये आपका 6 महीने का एक्सपेंस है जो कि 18 से 22,000 सैलरी के लिए 50 से 60,000 होना चाहिए। ये आपके लिए मेडिकल इमरजेंसी और जॉब लॉस के लिए बैकअप की तरह काम करेगा। इसे सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड में रखना है। 18 से 24 मंथ्स में आपको इमरजेंसी फंड को कंप्लीट करने का टारगेट रखना है। यहाँ पर एक टिप आपके लिए, सैलरी बढ़ने पर पूरा पैसा लाइफस्टाइल में नहीं लगाना। 50% लाइफस्टाइल इंप्रूव करो, 30% इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, 20% इमरजेंसी फंड और सेविंग्स। यही डिसिप्लिन आपको क्या बनाएगी? अमीर आगे चलकर। अब आता है सबका फेवरेट या फिर नॉट सो फेवरेट टॉपिक, शादी। अज्यूम करते हैं कि आप 7 साल बाद शादी करेंगे, मतलब 34 की एज में। टू लेट है क्या? अरे जल्दी करके भी क्या ही करना है, आराम से कीजिए। तो वहां के लिए रियलिस्टिक टारगेट है 3 से 4 लाख का आपका कंट्रीब्यूशन। अब आप बोले कि कहीं 5-7 लाख से कम में तो शादी होती ही नहीं है, मतलब कैसे होगी? हाँ, लेकिन रियलिटी चेक लीजिए। इंडियन फैमिली में पेरेंट्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। टिपिकली 60 to 70% पेरेंट्स हैंडल करते हैं। आपको अपना पर्सनल एक्सपेंसेस का कंट्रीब्यूशन देखना है। 3 से 4 लाख में क्या होगा? आपके कपड़े, एक्सेसरीज 50,000, इन लॉज के लिए गिफ्ट, आपकी होने वाली बीवी के लिए करीब 50,000, हनीमून पर जाएंगे तो 50,000 से 1 लाख रुपए, और शादी में आपका कंट्रीब्यूशन 1.5 से 2 लाख के आसपास। इमरजेंसी बफर आप रखेंगे 50,000 का। तो अब आते हैं कि शादी के इस खर्च के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर। आपने पहले साल से एसआईपी शुरू कर दी है और वो आपने लिंक किया है एक गोल से। गोल है शादी। 2 चीजें यहां पर हुई हैं, डिसिप्लिन आया है और रैंडम इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं हुआ। फिनेंशियल गोल का जो कॉन्सेप्ट आपने इस्तेमाल किया है वो बहुत ही जरूरी है। शुरुआत आपने इंडेक्स फंड से किया था, धीरे धीरे फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप जैसे फंड भी आपको ऐड करने हैं। क्योंकि 5 साल से ज्यादा का निवेश होराइजन है हमारा, इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो इक्विटी उसके लिए बेस्ट है, ये हम जानते हैं। मेरी सलाह है कि जब आप एसआईपी शुरू कर रहे हैं पहले साल में ही, तो आप स्टेप अप लगा दीजिए वहीं पर। इससे क्या होगा कि हर साल आपका निवेश अपने आप बढ़ता रहेगा, तो वो बढ़ाने का झंझट खत्म हो जाएगा। हर साल सैलरी बढ़ रही है ऐसा मान रहे हैं, तो हर साल अपनी बचत का जायजा लीजिए। एक बार देखिए कितना बच रहा है। लगता है कि पैसे और ज्यादा बच रहे हैं, जो कि बचने चाहिए अगर आपने ऊपर बताए नियमों को फॉलो किया है तो नई एसआईपी शुरू करते रहे। 6 साल में 2, 3 या 3.5 लाख के आसपास जुड़ जाएंगे। 1 से 6 साल के बीच में जैसे ही ये नंबर आपको दिखाई देगा, आपका टारगेट 3 लाख का है, वैसे इस पैसे को डेट फंड या फिर सेविंग अकाउंट में शिफ्ट कर दे। शादी तय होने के दिन तक इक्विटी में ना बैठे रहें। अगर 6-7 साल में पैसे नहीं जुड़ते हैं तो फिर फैमिली का सपोर्ट लेना होगा, थोड़ा वेडिंग कॉस्ट कट डाउन करें। अनुभव से कह रहे हैं आपको हम कि शादी की तामझाम में जो खर्च किया गया पैसा होता है वो पैसे की बर्बादी है। कोर्ट मैरिज या टेंपल वेडिंग करें, साथ में छोटा सा रिसेप्शन दे दीजिए, बहुत बढ़िया है। याद रखें, शादी एक दिन की खुशी है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग लाइफ टाइम की है। सिंपल शादी में कोई बुराई नहीं है, हमें किसी को दिखाना नहीं है। अपनी फाइनेंशियल हेल्थ वो इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक बार फिर से पूरा टाइमलाइन देख लेते हैं एक साथ। ईयर 1 to 2 आपकी एज है 27 से 28। फाउंडेशन वहां पर हमने रखा है, सैलरी है 14,000 की, सेविंग 3 से 6,000। एक्शन क्या है आपके लिए? टर्म इंश्योरेंस जिसका 500 जाएगा प्रीमियम, एसआईपी 500 विद स्टेप अप। फिर आपको इमरजेंसी फंड आपको स्टार्ट करनी है। और ईयर 3 to 4 जब आप 29 से 30 साल के हो जाएंगे तो आपकी सैलरी में ग्रोथ है। आपकी सैलरी मान लीजिए 18,000 की हो गई है। आपके लिए एक्शन क्या है? यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस अभी तक ऐड हो जाना चाहिए, 700 से 800 प्रीमियम जाएगा। एसआईपी इंक्रीज करके कम से कम 1,000 हो जानी चाहिए। इमरजेंसी फंड चेक करेंगे आप, बढ़ाकर 50,000 तक करने का टारगेट रखेंगे। ईयर 5 to 6 एज है 31 से 32। अब शादी की तैयारी, सैलरी आपकी 22,000 से 25,000 हो गई है, तो मैरिज की जो एसआईपी है वो अमाउंट बढ़नी चाहिए, 2,000 कम से कम होनी चाहिए। कंटिन्यू अदर इन्वेस्टमेंट्स, प्लान वेडिंग विद फैमिली। ईयर 7 एज 33, वेडिंग ईयर आ गई आपकी, सैलरी हो गई बढ़ के 28,000। आपके लिए क्या करना है? एक्शंस क्या है यहाँ पर? विथड्रॉ मैरिज फंड, उसको पहले ही निकाल के रख लीजिए अलग से। स्पाउस के लिए इंश्योरेंस चेक करना होगा। नया इन्वेस्टमेंट कुछ शुरू ना करें, ब्रेक लीजिए वहां पे, क्योंकि शादी का खर्चा होगा। अब शादी के बाद की प्लानिंग अभी नहीं दे रहे हैं, वो बाद में, वरना काफी हैवी हो जाएगा। लेकिन जाने के पहले कुछ रूल्स आपको याद रखना है। 50-30-20 का रूल। कमाई का 50% जरूरत, 30% डिजायर और 20% बचत।
इससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन बचत कम से कम 20% होनी ही चाहिए। अगर लोन लेने की सोच रहे हैं अगले 7 साल में, तो 40% EMI रूल को फॉलो कीजिए। आपकी कुल लोन EMIs आपकी नेट टेक होम सैलरी का 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 40% की लिमिट आपके सारे लोन्स पर लागू होती है, जिसमें होम लोन भी है, कार लोन भी है, पर्सनल लोन भी है और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स और बाकी सारे डेट ऑब्लिगेशंस इसमें शामिल हैं। सैलरी 14,000 हो या 40,000, शुरुआत अगर सही तरीके से की तो निवेश का सफर काफी आसान बन जाता है। तो एक चीज और, शादी करने के पहले अपने होने वाले पार्टनर से बात कीजिए पैसे के बारे में खुलकर, नहीं तो फिर बाद में मसले होते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक बटन को टक दबाओ, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कीजिए बी वर्दी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपकी सैलरी कितनी है, आप कौन सा स्टेप पहले लेंगे और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।